हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स का एक प्रोग्राम। जिन लोगों ने प्रीवियस प्रोग्राम्स नंबर के ऊपर नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर दें, वहां से प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर। हमें यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है एंड देन चेक एंड प्रिंट वेदर द गिवन नंबर इज अ यूनिक नंबर और नॉट। और उसके बाद हमें चेक करना है जो यूजर ने नंबर इनपुट किया है क्या वो एक यूनिक नंबर है या नहीं। तो आज हम समझने वाले हैं कि जावा की हेल्प से हम इस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इसे देखते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि यूनिक नंबर होता क्या है। जब तक हमें ये बात नहीं पता होगी कि यूनिक नंबर क्या होता है, तब तक हम इस प्रोग्राम को सॉल्व नहीं कर सकते। यूनिक नंबर एक वो नंबर होता है जिसके अंदर हर डिजिट सिर्फ एक बार अकर करती है। लाइक फॉर एग्जांपल 786। 786 इज अ यूनिक नंबर। 7 एक बार अकर कर रहा है, 8 एक बार अकर कर रहा है, 6 एक बार अकर कर रहा है। 771 दिस इज नॉट अ यूनिक नंबर बिकॉज 7 दो बार अकर कर रहा है। तो जितने भी ऐसे नंबर्स जिसमें हर डिजिट सिर्फ एक बार अकर करे उसी को हम बोलते हैं यूनिक नंबर। तो जैसा कि आपको पता है जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से होती है। क्लास को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। मैं यूनिक का क्वेश्चन कर रहा था तो मैंने क्लास को नाम दिया है यूनिक। ये नाम पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है? आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है। मेन फंक्शन यानी वॉइड मेन लिखने के बाद मैंने लिया है इंट एन। अब मैंने इंट एन क्यों लिया है? एन एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कौन इनपुट करता है? यूजर इनपुट करता है। हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन थी राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर। तो हमें यूजर से एक नंबर इनपुट कराना था, तो मैंने n वेरिएबल इसलिए लिया था ताकि मैं यूजर से वो जो नंबर है वो इनपुट करा सकूं और उसे n में स्टोर करा सकूं। अब यहां पे int का क्या मतलब है? int का मतलब है int एक डेटा टाइप है, दैट इज इंटीजर डेटा टाइप। अब int का मतलब ये कि आप n के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं, कोई करेक्टर वैल्यू नहीं, कोई भी और वैल्यू नहीं, ओनली इंटीजर वैल्यू। इसके बाद हमने लगा दिया कर्ली ब्रेस। यहां तक हमारा स्टेप 1 दैट इज द सिंटैक्स पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हम वो वेरिएबल्स लेते हैं जो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ifr_num_c इक्वल्स टू 0, यानी मैंने टोटल कितने 5 वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, इनके आगे लिखा हुआ है इंट, यानी इसका मतलब क्या है? आप इन सबके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं, कोई भी और वैल्यू नहीं, ओनली इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने ये सारे वेरिएबल्स क्यों लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आई के लिए। हमें यूनिक नंबर में करना क्या है? हर एक डिजिट को चेक करना है कि वो कितनी बार अकर कर रहा है। तो यानी मुझे 0 से लेकर 9 तक सारी डिजिट्स चेक करनी पड़ेगी वो कितनी बार अकर कर रही हैं। तो सारी डिजिट्स जब मैं चेक करूंगा तो मुझे 0 से लेकर 9 तक सारी डिजिट्स के ऊपर वर्किंग करनी है। तो इसके लिए मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा। लूप से मैं क्या करूंगा? मैं हर एक डिजिट के पास जाऊंगा, उसे पिक करूंगा, देन उसके बाद उस पर वर्किंग करूंगा। तो मैंने लूप चलाने के लिए लिया है आई वेरिएबल। ठीक है, अब बात करते हैं एफ की। अब हम यहां पे क्या चेक कर रहे हैं कि हर डिजिट कितनी बार अकर कर रही है। ठीक है, तो एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी चेक करेगा हर डिजिट की, यानी 7 कितनी बार अकर कर रहा है? 1 टाइम्स, तो उसे मैं किस में स्टोर कराऊंगा? एफ में। यानी हर डिजिट की फ्रीक्वेंसी किस में स्टोर होगी? एफ में स्टोर होगी। अब इसके बाद मैंने लिया है आर। अब आर किस लिए लिया है? अब जब मैं हर एक डिजिट चेक करा रहा हूं तो वो चेक किससे करा रहा हूं? नंबर से। अब नंबर से कैसे चेक कर रहा हूं? फॉर एग्जांपल आपको चेक कराना है कि 7 इसमें कितने टाइम्स आ रहा है, तो 7 को पहले आप 7 से चेक कराओगे, फिर 7 को 8 से, फिर 7 को 6 से। तो हर एक डिजिट को अलग अलग चेक कराना है। तो यानी ये जो मेरा नंबर है 786, मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी इसकी हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब मुझे इसकी हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको एक्सट्रैक्ट कराने के लिए, इसकी हर एक डिजिट को अलग करने के लिए मैंने आर वेरिएबल लिया ताकि मैं इसकी हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करा सकूं और उसे आर में स्टोर करा सकूं।
अब बात करते हैं नम की। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं ये मैंने नम क्यों लिया है। नम का पर्पस क्या है, जब मैं इस पूरे नंबर को जीरो से चेक कराऊंगा, सबसे पहली डेट कौन सी होती है, जीरो से, मैं चेक कराऊंगा कि इसमें जीरो कितनी बार अकर कर रहा है, तो ये नंबर जो है ना वो मेरा जीरो हो जाएगा। कैसे, जब मैं इसकी वर्किंग करूंगा ना, आपको जब दिखेगा कि मैं वर्किंग कर रहा हूं, तो एंड में आप देखेंगे आपकी एन की वैल्यू ना जीरो हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए मैंने नम लिया है। नम बेसिकली एक डुप्लीकेट है एन का। आपका एन क्या है, वो नंबर जो यूजर ने इनपुट किया है उसका मैं एक डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूं। मैं जानता हूं ये बात अभी आपको क्लियर नहीं हुई होगी, पर जब मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। c इक्वल्स टू जीरो। अब बात कर लेते हैं मैंने c वेरिएबल क्यों लिया है, जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियली डिफाइन की है जीरो। मैंने c इसलिए लिया है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 771 एक नंबर है जो यूजर ने इनपुट किया है। अब इसमें हम हर डिजिट की फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं, तो अब मान लीजिए जो 7 की जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी आई, 2 आई। f के अंदर हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करा रहे हैं, तो 7 की फ्रीक्वेंसी जब हमने f में स्टोर कराई तो वो 2 स्टोर हुई। ठीक है, अब ये तो फ्रीक्वेंसी स्टोर हो गई। अब हमें काउंट भी तो करना है, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा आ रही है, तो उन नंबर्स को काउंट करने के लिए मैंने c लिया है। यानी c मैंने एज अ काउंटर लिया ताकि हम काउंट कर सकें कि कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये सारे वेरिएबल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब इसके बाद आगे समझते हैं कि हम प्रोग्राम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसमें दो केसेस लूंगा। ठीक है, 786 एंड 771। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले यूजर ने इनपुट किया है 786। हमने यूजर से एक वैल्यू इनपुट ली है, एन की वैल्यू 786। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा एक एक डिजिट चेक करानी है। जैसे पहले 0 से चेक कराओ, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, यानी सबकी फ्रीक्वेंसी चेक करो कि इस नंबर के अंदर हर डिजिट की फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे इतना पता है कि मेरे को 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स की फ्रीक्वेंसी चेक करानी है। तो मेरे को इतना पता है कि मेरा लूप कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। तो मैंने i का जो पहला स्टेप होता है फॉर लूप का, इनिशियलाइजेशन, तो मैंने i इक्वल्स टू 0 लिया है। रीजन, मुझे पता है कि मेरा नंबर जो है, मेरी जो डिजिट्स हैं वो 0 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कंडीशन, कि कहां तक मेरा लूप चलना चाहिए। तो लास्ट डिजिट क्या होती है, लास्ट डिजिट 9 होती है। तो i इज लेसर देन इक्वल्स टू 9। तो मैंने कहा कि मेरा जो लूप है वो 9 तक चलना चाहिए। ठीक है, ये मेरा कंडीशन हो गई। थर्ड स्टेप दैट इज अपडेशन। मैं चाहता हूं जब मेरा पूरा i का लूप रन कर जाए तो उसके बाद वैल्यू अपडेट हो, कितने से, 1 से। तभी मैंने लिखा है i प्लस प्लस। अब ये जो फॉर का लूप है ये यहां से लेके आपका पूरा कहां तक रन कर रहा है, यहां तक। ठीक है, अब इस पूरे में जो भी हो रहा है ये सारी वर्किंग हो रही है। इसके बाद यहां से वर्किंग खत्म होने के बाद हम लास्ट में चेक कर रहे हैं कि क्या वो नंबर एक यूनिक नंबर है या नहीं है। तो पहले पूरी वर्किंग समझनी है ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम कैसे चेक करेंगे कोई नंबर यूनिक नंबर है या नहीं है। अब सबसे पहले आपका जो डिजिट है वो क्या है, 0। आपको 0 की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। तो आप इनिशियली 0 की फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, अभी आपने कोई भी चेक नहीं की है कि 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इनिशियली आप फ्रीक्वेंसी लेंगे f इक्वल्स टू 0। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, f इक्वल्स टू 0, इसलिए आप फॉर का लूप स्टार्ट करने के बाद लिखेंगे f इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको बताया था मैंने डुप्लीकेट लिया है। रीजन इज, अब मैं यहां पे डुप्लीकेट का यूज कर रहा हूं, num इक्वल्स टू n। तो मैं यहां पे लिख देता हूं num इक्वल्स टू 786। आपकी n की वैल्यू क्या थी, 786, तो num इक्वल्स टू n, यानी n की जो भी वैल्यू है वो num के अंदर चली जाए। तो n की वैल्यू 786 थी, तो num की वैल्यू 786 हो गई। अब हम यहां पे चेक करेंगे, while num is not equal to 0, यानी जो आपकी num की वैल्यू है जब तक वो 0 नहीं होती तब तक ये while का लूप चलेगा। while का लूप यहां से लेके यहां तक रन कर रहा है। ठीक है, तो जब तक while की कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये लूप रन करेगा। हम नेक्स्ट स्टेप पे आए, r इज इक्वल्स टू num मॉडुलस 10। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं r इक्वल्स टू num मॉडुलस 10। आपकी num की वैल्यू क्या है, 786। 786 मॉडुलस 10। पहली बात तो मैं मॉडुलस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मॉडुलस क्या करता है, जो भी रिमाइंडर होता है उसे आउटपुट देता है। तो जब आप 786 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आप डिवाइड करके देखो, आपका रिमाइंडर आएगा 6।
तो हमारा आर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, आर के अंदर 6 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आर इजिकल्स टू नम मॉडुलस 10, तो नम मॉडुलस 10 का जो आउटपुट है वो आर के अंदर स्टोर हो गया। अब ये हमने एक डिजिट, देख रहे हो, एक डिजिट हमने एक्सट्रैक्ट कर ली। अब हम इसे 0 से चेक कराएंगे क्या ये 0 के इक्वल है। तो देखो मैंने इफ की कंडीशन लगाई, आई इक्वल आर, आई की वैल्यू क्या है 0, आर की वैल्यू क्या है 6, क्या 0 इक्वल 6, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। कंडीशन जैसी फॉल्स हुई तो इफ के नीचे जो नेक्स्ट स्टेप है वो रन नहीं करेगा, क्योंकि जब भी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो जो इफ के नीचे नेक्स्ट स्टेप होता है वो रन नहीं करता। इसके नीचे क्या है, नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। अब जैसे जैसे हमें हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं तो इसके बाद हमें नंबर को उतना ही छोटे करता जाना है, ठीक है। तो नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10, तो आपकी नम की वैल्यू क्या है 786। 786 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, डिवाइड में जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपका आउटपुट आता है। तो 786 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो 78 आएगा। तो ये नम की वैल्यू हम हटा देते हैं और ये कर देते हैं हम 78। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं। ये हमने 10 को 786 से डिवाइड किया, तो ये 786 10 से कितने टाइम्स गया, 7 टाइम्स गया 70, यहां पे कितना बचा रिमाइंडर 8, हमने 6 कॉपी किया, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा 80, ठीक है। रिमाइंडर आपका कितना बचा 6। तो अब आप देख सकते हैं जो हमने जब मॉडुलस यूज किया था तो हमने रिमाइंडर कितना लिया था 6, जो आर में हमारा स्टोर हुआ था, तो रिमाइंडर 6 स्टोर हो गया, और हमारा जो क्वेश्चन था 78 वो क्वेश्चन यहाँ पे नम में स्टोर हो गया, बिकॉज नम डिवाइडेड बाय 10। तो डिवाइड का आउटपुट क्या आता है, डिवाइड का आउटपुट क्वेश्चन आता है और मॉडुलस का आउटपुट रिमाइंडर आता है। अब यहां पे जब आपका यहां तक रन कर गया, अब ये जो व्हाइल का लूप है जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये बार बार रन करेगा। इसके बाद अब आप वापस यहां से इधर ऊपर वापस जाएंगे, ठीक है। अब आप कंडीशन चेक करेंगे, नम इज नॉट इक्वल टू 0, 78 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। आप वापस अंदर आ गए, r इज इक्वल्स टू नम मॉडुलस 10, ठीक है। अब आपकी नम की वैल्यू क्या है 78। अब आप 78 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आपका रिमाइंडर 8 आएगा, ठीक है। तो आपने r में क्या स्टोर कर दिया, r में आपने 8 स्टोर कर दिया। r में क्या स्टोर हो गया, r में आपका 8 स्टोर हो गया। इफ i इक्वल r, अब आप 0 को 8 से चेक कराओगे, पहले आपने 0 को 6 से चेक कराया, अब आप 0 को 8 से चेक करा रहे हो, क्या 0 इक्वल 8 है, i की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 8, क्या 0 इक्वल 8 है, कंडीशन अगेन फॉल्स हो गई। जैसी आपकी कंडीशन फॉल्स हुई आप नेक्स्ट स्टेप पे आए, प्लस f, ये रन नहीं करेगा क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट स्टेप रन नहीं करता। नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10, 78 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो 7 आएगा, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं 7, इसे हम रब कर देते हैं, इसकी अब हमें नीड नहीं है, ठीक है। ये हमने रब कर दिया। 78 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन आया 7। अब आप वापस ऊपर जाएंगे, क्या नम इज नॉट इक्वल टू 0, क्या 7 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। जब अभी भी कंडीशन ट्रू है तो आप लूप के फिर से अंदर आ जाएंगे। r इज इक्वल्स टू नम मॉडुलस 10, नम की वैल्यू आपकी क्या है 7, 7 मॉडुलस 10। अब आप जब 7 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। जब कोई चीज डिवाइड नहीं होती तो जो डिजिट हमारे पास बची होती है हम उसी को एज अ रिमाइंडर मान लेते हैं। तो हमारे पास डिजिट क्या बची है 7 बची है, तो हम 7 को ही एज अ रिमाइंडर मान लेंगे। तो r के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, r के अंदर आपका 7 स्टोर हो गया। r के अंदर जैसे ही 7 स्टोर हुआ आप वापस नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे और चेक करेंगे क्या 0 7 की इक्वल है, आपकी i की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 7, क्या 0 इक्वल 7, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन अगेन हमारी फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेप रन नहीं करेगा, हम उसके भी नीचे आ गए। नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। अब जब आप 7 को 10 से डिवाइड करोगे तो जब कोई चीज डिवाइड नहीं होती तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, जब कोई क्वेश्चन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन कितना हो जाता है 0 हो जाता है, तो आपकी जो नम की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। अब रीजन आपको समझ में आया, देखो जब मैंने इसको सॉल्व किया ये एक नंबर यूजर ने इनपुट किया था, नम की वैल्यू आपकी 0 हो गई। अगर मैं डुप्लीकेट नहीं लेता तो मेरी ओरिजिनल वैल्यू 0 हो जाती, तो मैं फिर आगे वर्किंग कर ही नहीं पाता। अब मेरी जो नम की वैल्यू है वो 0 हो गई, पर मेरे पास अभी भी ओरिजिनल नंबर स्टोर है, मैं इसे यूज कर सकता हूं,
ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहां तक जब हमारा रन हुआ, अब हम वापस ऊपर जाएंगे। नम इज नॉट इक्वल टू 0, आपकी नम की वैल्यू क्या है 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स। कंडीशन जैसी आपकी फॉल्स हुई, आप लूप के बाहर आ गए। लूप के बाहर आके आपको क्या मिला, इफ की कंडीशन, इफ f इज ग्रेटर देन 1, आपकी f की वैल्यू क्या है 0, 0 इज ग्रेटर देन 1। देखो 0 की हमें फ्रीक्वेंसी कितनी मिली 0, क्योंकि 0 एक भी बार नहीं आया, ठीक है, तो 0 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो प्लस प्लस सी, सी हमारा रन नहीं किया, यानी सी की वैल्यू कितनी रही, सी की वैल्यू आपकी 0 ही रही, ये आपकी सी की वैल्यू है, ये अभी भी 0 ही रही, ठीक है। अब इसके बाद ना, ये आपका फॉर का लूप है, आप यहां से इधर वापस इधर ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस। अब ध्यान से इस चीज को समझना कि अब क्या होगा, आई की वैल्यू आपकी आएगी, आई की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब आप कंडीशन चेक करोगे, 1 इज लेसर देन इक्वल टू 9, क्या 1 9 से छोटा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप वापस लूप के अंदर आओगे और ये सेम वर्किंग आप दोबारा रिपीट करोगे। अब रिपीट करने में क्या होगा, जब आपने 0 को चेक किया था, सबसे पहले आपकी आई की वैल्यू थी 0, जब आपने 0 को चेक किया, क्या उसकी कोई फ्रीक्वेंसी आई, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं आई। अब आपको ऐसे ही दिख रहा है, मैं 1 की सेम वर्किंग नहीं करूंगा, बिल्कुल सेम वर्किंग है, 1 के जब आप फ्रीक्वेंसी चेक करोगे तो 1 की भी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, ठीक है। बस मैं आपको दिखा देता हूं कि ये चीज कैसे रन करेगी। अब आपकी f की वैल्यू 0 है, जब आप वापस लूप के अंदर आए, आपकी कंडीशन ट्रू थी 1 इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, 1 9 से छोटा है, अब वापस अंदर आए f इक्वल्स टू 0, आपकी f की वैल्यू इनिशियली 0 है, num इक्वल्स टू n। अब इस बार num की वैल्यू क्या है, num इक्वल्स टू n, यानी n की जो वैल्यू है वो वैल्यू num की हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सबको रब कर देंगे, यानी आपकी num की वैल्यू जो 0 हो गई थी वो वापस हमने रिगेन कर ली और ये 7 8 6 हो गई अगेन। अब इसका मतलब क्या है, अब हम जब 1 डिजिट के लिए चेक कर रहे हैं तो अगेन हमारे पास नंबर आ गया 7 8 6। जब हम सेकेंड डिजिट यानी 2 के लिए करेंगे, फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो हर बार हमें जो ओरिजिनल नंबर है वो मिल जाएगा। दैट इज वाई दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, num इक्वल्स टू n, ताकि हम हर बार ओरिजिनल नंबर ले पाए और एक नई डिजिट से उसकी वर्किंग कर पाए। अब सेम आप एक एक डिजिट सेम मेथड से एक्सट्रैक्ट करोगे, जैसे पहले 6 फिर 8 फिर 7, ये जो हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है इसी तरीके से, और अब आप 1 से सबको कंपेयर करोगे, क्या 1 6 के इक्वल है, नहीं, क्या 1 8 के इक्वल है, नहीं, क्या 1 7 के इक्वल है, नहीं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कभी भी रन नहीं करेगी। ये जो आपका प्लस प्लस एफ है ये कभी रन नहीं करेगा, क्योंकि ये तभी रन करेगा जब आपकी इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब आपकी इफ की कंडीशन अभी भी हर केस में फॉल्स है तो ये रन नहीं करेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी 0 ही रहेगी, ठीक है। तो ये व्हाइल का लूप अगेन आपका सेम जैसे पहले चला था, सेम इस बार भी ऐसे ही चलेगा। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, इफ f इज ग्रेटर देन 1, अगेन आपकी f की वैल्यू 0 है, 0 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो प्लस प्लस सी रन नहीं करेगा, जब तक आपकी की कंडीशन ट्रू नहीं होगी आपका प्लस प्लस सी रन करेगा ही नहीं, तो आपकी सी की वैल्यू भी 0 रहेगी। यानी कि अब आपकी आई की वैल्यू जो 1 थी उसमें भी कोई चीज नहीं हुई, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 0 रही, तो कोई आगे वर्किंग नहीं हुई। अब हम वापस ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 2 होगी। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, क्या 2 9 से छोटा है, कंडीशन हमारी ट्रू है। 2 के लिए भी सेम वर्किंग होगी, तो आप देख सकते हो कोई भी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, क्योंकि 2 एक भी बार अकर नहीं कर रहा, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी 0 रहेगी। सेम फॉर 3 4 5। अब बात करते हैं 6 की। अब 6 के लिए मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग करके बता देता हूं, ठीक है। तो आई की वैल्यू अब हमारी हो चुकी है 6, 6 इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, क्या 6 9 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। अच्छा, जैसे 6 की वर्किंग में कर रहा हूं 7 और 8 की वर्किंग भी सेम जाएगी, तो ध्यान से 6 की वर्किंग को देखिएगा। f इक्वल्स टू 0, हमारी f की वैल्यू क्या है 0 है, num इक्वल्स टू n, हमारी num की वैल्यू क्या है जो n की वैल्यू है, यानी आपकी n की वैल्यू है 7 8 6, तो num की वैल्यू भी हो गई 7 8 6, ठीक है। num इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन हमारी अभी ट्रू है, ये हमारी कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो अब हम लूप के अंदर आ जाएंगे, ये आपका व्हाइल का लूप चल रहा है, ठीक है। अब हम अभी आर को रब कर देते हैं, आर के अंदर अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद
r इज इक्वल्स टू नम मॉडुलस 10। नम की वैल्यू क्या है 786। 786 को जब आप 10 से मॉडुलस करोगे तो मॉडुलस में रिमाइंडर आउटपुट आता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 6, क्योंकि जब आप 786 को 10 से डिवाइड करोगे तो वो 78 टाइम्स जाएगा 780 और 6 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। आपकी r की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब आप चेक करोगे नेक्स्ट लाइन में, इफ i इक्वल r, i की वैल्यू क्या है 6, r की वैल्यू क्या है 6, 6 इक्वल 6, अरे वाह, हमारी 6 वैल्यू जो है वो मैच हो गई। जैसे ही वैल्यू मैच हुई आपकी ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब फर्स्ट टाइम आपकी इफ की कंडीशन हुई है ट्रू, तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप पे आप आओगे तो प्लस प्लस एफ इस बार रन करेगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो इफ की कंडीशन है वो ट्रू मानी गई, वो मैच हो गई है, ट्रू हो गई है इफ की कंडीशन, तो अब आपका प्लस प्लस एफ रन कर जाएगा। प्लस प्लस एफ का मतलब है कि आपकी एफ की जो भी वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज हो जाए, तो एफ की वैल्यू आपकी 0 से 1 हो गई। एफ की वैल्यू जैसे ही 0 से 1 हुई, आप नेक्स्ट स्टेप पे नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। तो जब आप इस नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो जो क्वेश्चन है वो आंसर आएगा। तो क्वेश्चन कितना आएगा 78। आप 786 को 10 से डिवाइड करके देखो, आपका क्वेश्चन 78 आएगा। अब आप वापस यहां से हम ऊपर जाएंगे, किधर, इधर। जैसे हम इधर गए, नम इज नॉट इक्वल टू 0, क्या नम 0 के इक्वल है, नहीं है, कंडीशन हमारी ट्रू है। हम वापस अंदर आए, r इज इक्वल टू नम मॉडुलस 10। 78 को जब आप 10 से मॉडुलस करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आपका रिमाइंडर 8 आएगा। r की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। r की वैल्यू जैसी 8 हुई, आप नेक्स्ट स्टेप पे आए, इफ i इक्वल r, i की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 8, 6 इक्वल 8, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन बिल्कुल हमारी फॉल्स है, कोई ट्रू नहीं है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेप प्लस प्लस एफ रन नहीं करेगा। जब प्लस प्लस एफ रन नहीं करेगा, आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। अब ये जो आपका नम है ये कितना है 78। 78 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो 78 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा 7। जैसे ही आपका क्वेश्चन 7 आएगा, आप वापस ऊपर जाओगे, नम इज नॉट इक्वल 0, ठीक है। अब 7 जो है वो 0 के इक्वल है, नहीं है, कंडीशन अभी भी हमारी वाइल की ट्रू है। आप नेक्स्ट स्टेप पे आए, r इज इक्वल्स टू नम मॉडुलस 10। आपकी नम की वैल्यू क्या है 7। 7 को जब आप 10 से मॉडुलस करोगे तो वो मॉडुलस नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई चीज मॉडुलस या फिर डिवाइड नहीं होती तो जो डिजिट होती है हम उसी को एज अ रिमाइंडर ले लेते हैं। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू हमारी 7 आ गई। ये मैं दोबारा लिख देता हूं, r की वैल्यू हमारी हो गई 7। अब इसके बाद जब r की वैल्यू 7 हो गई, आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, i इक्वल r, i की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 7। क्या 6 इक्वल 7, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन हो गई आपकी अगेन फॉल्स, तो प्लस प्लस एफ रन नहीं करेगा। नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। जब 7 को 10 से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, यानी आपका क्वेश्चन कितना हो गया, आपका क्वेश्चन अगेन 0 हो गया। अब आप वापस ऊपर जाओगे, नम इज नॉट इक्वल टू 0, क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई फॉल्स। आप लूप के बाहर आ गए। लूप के बाहर आते ही आपने देखा, इफ f इज ग्रेटर देन 1, क्या f आपका ग्रेटर देन 1 है, f की वैल्यू क्या आपकी 1, क्या 1 से बड़ा है, कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हुई, आपका प्लस प्लस सी रन नहीं किया, प्लस प्लस सी रन नहीं किया, आप वापस ऊपर चले गए, आपकी सी की वैल्यू क्या रह गई, 0 ही रह गई। ये हमने वर्किंग करी थी 6 की। मैंने आपको क्या बोला था, 7 और 8 की सेम वर्किंग होगी, यानी 7 और 8 की फ्रीक्वेंसीज भी कितनी आएंगी 1। तो जब 1 इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन हर केस में फॉल्स है, तो आपका सी एक भी बार रन नहीं कर रहा, सी इक्वल 0 ही है। तो अब हम इसको कर देते हैं 7 8 9। अब 9 जो है, जैसी आपकी वैल्यू 9 हुई, आप कंडीशन चेक करोगे, 9 इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, आई की वैल्यू 9 से छोटा है, कंडीशन हो गई फॉल्स। क्या 9 के इक्वल है, कंडीशन हो गई ट्रू। यानी दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो हम ट्रू मानेंगे। अब पूरी वर्किंग 9 के लिए दोबारा से होगी, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो 9 जो है वो एक भी बार अकर नहीं कर रहा, तो 9 की जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी। ये 9 की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। जब 9 की फ्रीक्वेंसी 0 ही है, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी, ये जो इफ की कंडीशन है, 0 इज ग्रेटर देन 1, क्या 0 1 से बड़ा है, नहीं, तो प्लस प्लस सी 9 के केस में वर्क नहीं करेगा। यानी 0 से लेकर 9 तक एक भी बार सी वर्क नहीं करा, सी हमारा वर्क नहीं करा। अब हम वापस ऊपर जाएंगे i प्लस प्लस, इस बार i की वैल्यू हो गई 10।
आई की वैल्यू जैसे ही 10 हुई आपने वापस कंडीशन चेक करी, 10 इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, क्या 10 9 से छोटा है? कंडीशन हमारी ट्रू है, कंडीशन हो गई फॉल्स। क्या 10 9 के इक्वल है? नहीं, कंडीशन हमारी कंप्लीटली फॉल्स हो गई। कंडीशन जैसी हमारी फॉल्स हुई, ये जो आपका फॉर का लूप है आप इसके बाहर आ गए। अभी तक आप वाइल के लूप से काम कर रहे थे, बार बार वाइल का लूप फॉल्स होता, आप वाइल के लूप के बाहर आ रहे थे, फॉर का लूप अभी भी काम कर रहा था, अब पूरा फॉर का लूप आपका फॉल्स हो गया तो आप फॉर के लूप के बिल्कुल बाहर आ गए। अब यहाँ पे स्पेस कम थी तो मैंने यहां से कंटिन्यू किया है, ये लाइन इसके नीचे आएगी, जस्ट नेक्स्ट लाइन है ये, ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने एक सिंपल सी कंडीशन लगाई, मुझे ये पता है कि एक भी ऐसी डिजिट नहीं थी जो 1 से ज्यादा है, तो इसलिए मेरी सी की वैल्यू 0 रही। अब अगर मुझे पता है कि अगर मेरी सी की वैल्यू 0 है तो वो यूनिक नंबर है। कैसे? हर एक डिजिट एक बार अकर हुई है, मैंने फ्रीक्वेंसी चेक करी, मैंने ये कंडीशन रखी थी कि जब भी मेरी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा जाए तो मैं सी में उसे काउंट कर लूं। अब मैंने जब सी में उसे काउंट किया तो मेरा जो काउंटर था वो 0 आया, यानी ये मुझे बताता है कि इस नंबर के अंदर एक भी डिजिट ऐसी नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा हो। तो मैंने यही इफ में कंडीशन डाल दी, अगर सी 0 के इक्वल है तो वो हो जाए यूनिक नंबर, अगर सी 0 के इक्वल नहीं है तो वो हो जाए नॉट अ यूनिक नंबर, ठीक है। तो क्या सी 0 के इक्वल है? 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन बिल्कुल हमारी ट्रू है। तो अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ की जो नेक्स्ट वाली लाइन है वो रन करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती तो इसमें एल्स पार्ट है, तो जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती है, अगर एल्स पार्ट हमें लिखा होता है या हमने प्रोग्राम में लिखा होता है तो एल्स पार्ट रन करता है। जब कंडीशन फॉल्स होगी तब एल्स पार्ट समझाऊंगा, अभी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाला पार्ट समझ लेते हैं। इफ की कंडीशन ट्रू है तो जो नेक्स्ट लाइन है वो रन करेगी, SOPLN। SOPLN आप यूज नहीं कर सकते, फुल फॉर्म है system.out.println। क्या दोबारा बोल रहा हूं? system.out.println। अगर आप SOPLN यूज करेंगे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। SOPLN क्या करता है? आपकी चीजों को प्रिंट करता है। system.out.println क्या करता है? चीजों को प्रिंट करता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या मैसेज लिखा हुआ है? यूनिक नंबर, यानी आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा यूनिक नंबर, ये आपका आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। यही आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 786 इज अ यूनिक नंबर, तो यही आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही आउटपुट आ गया। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप जो भी चीज लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, कोई भी मैसेज आप प्रिंट कर सकते हो, इट इज अ यूनिक नंबर, दिस नंबर इज अ यूनिक नंबर, मैंने सिर्फ यूनिक नंबर का मैसेज प्रिंट कराया है। तो ये हमारा जो केस 1 था, जो हम केस 1 की बात कर रहे थे, वो आउटपुट आ गया जिसमें हमने ये चेक किया कि जो नंबर है वो यूनिक नंबर है। अब दूसरी बात, अब हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो यूनिक नंबर नहीं है। बहुत शॉर्ट वे में बताऊंगा क्योंकि आपने पूरी वर्किंग समझ लिया, बस आपको ये समझना है यूनिक नंबर जो नहीं है वो उसकी वर्किंग कैसे होनी है। वर्किंग सेम ही रहेगी, सिर्फ एक आध चेंजेस आएंगे। तो मैं अब इन सारी वैल्यूज को रब कर देता हूं, ठीक है, ये सब अब हम रब कर देते हैं। अब लेट्स से यूजर ने एक वैल्यू इनपुट करी 771, जैसे यूजर ने वैल्यू इनपुट करी 771, अब हम इसके अकॉर्डिंग वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये सब मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, i इक्वल्स टू 0, i की इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है। i इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, क्या 0 9 से छोटा है? कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाएंगे लूप के। f इक्वल्स टू 0, f की वैल्यू हो गई 0, num इक्वल्स टू n, num में क्या आ गया? जो n की वैल्यू है वो आ गई num में, यानी ये n का डुप्लीकेट हो गया जिसकी हेल्प से हम बार बार वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। while num is not equal to 0, 771 is not equal to 0। अब क्या होगा? अब सेम मेथड से वर्किंग होगी। तो अब आप जानते हैं i की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो क्या 0 1 की इक्वल है? नहीं। 0 7 की इक्वल है? नहीं। 0 7 की इक्वल है? नहीं। यानी आपको ये बात पता है कि ये जो 0 है ये मैच ही नहीं कर रहा, ये एक भी बार अकर नहीं कर रहा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी। फ्रीक्वेंसी जब 0 रहेगी तो 0 इज ग्रेटर देन 1। बाद में हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या 0 1 से बड़ा है? नहीं। तो आपको जो प्लस प्लस सी है वो रन नहीं करेगा। सी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 0, 0 ही रहेगा। अब अगर मैं बात करूं यहां से, हम इधर से जब वापस इधर ऊपर जाते हैं i प्लस प्लस,
आई की वैल्यू हमारी क्या होती है, चेंज होती है, आई की वैल्यू 1 हो जाती है, लूप की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाती है। अब हम कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन चेक करेंगे, ये 1 इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, क्या 1 9 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। अब हम अंदर आ गए, f इक्वल्स टू 0, f की वैल्यू 0 है, num इक्वल्स टू n, num की वैल्यू क्या है, जो n की वैल्यू है। अब इसके बाद num इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हमारी ट्रू है, जो 771 है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब जब हम एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 1 1 से मैच कर गया, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, मैं इसकी पूरी वर्किंग एक बार और करूंगा, जब 7 के लिए वर्क करूंगा तब आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी 1 हुई, अब आपने देखा क्या आपका 1 7 से मैच कर रहा है, नहीं, क्या आपका 1 7 से मैच कर रहा है, नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, अब आप जब बाहर आओगे आप देखोगे 1 इज ग्रेटर देन 1, क्या 1 1 से बड़ा है, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, अगेन प्लस प्लस सी रन नहीं करेगा, आपकी सी की वैल्यू अभी भी 0 ही है। हम वापस ऊपर जाएंगे, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है 0, तो कोई फायदा नहीं है। अब आई की वैल्यू हो गई 3 4 5 6, यहां तक हर डिजिट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी और हर बार यही रन करेगा, 0 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स, 0 1 से बड़ा नहीं है तो प्लस प्लस सी रन नहीं करेगा। अब जैसे ही आपकी आई की वैल्यू 7 होगी, इसको ध्यान से देखना, अब हम यहां पे आए, हमने कंडीशन चेक करी, 7 इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, 7 इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, कंडीशन ट्रू है, हम अंदर आ गए, f इक्वल्स टू 0, f की वैल्यू जो भी हो वो इनिशियली 0 हो गई है। अब हम 7 के लिए वर्किंग कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी वापस से 0 से स्टार्ट हो रही है, num इक्वल्स टू n, n की जो वैल्यू है वही num की वैल्यू है। while num is not equal to 0, 771 0 के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू है, while का लूप चलेगा, r is equals to num मॉडुलस 10, r में क्या आ जाएगा, जब आप 771 को 10 से मॉडुलस करोगे तो जो रिमाइंडर है वो आएगा, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो, 771 को 10 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर 1 आएगा। i इक्वल इक्वल r, अब i क्या है आपका, i है आपका 7, r क्या आपका, r है आपका 1। ठीक है, तो 7 इक्वल इक्वल 1, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन आपकी हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्लस प्लस एफ रन नहीं करेगा। आप नेक्स्ट स्टेप पे आए, num इज इक्वल्स टू num डिवाइडेड बाय 10, जब आप num यानी 771 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जो क्वेश्चन होगा वो आउटपुट आएगा, तो आपका जो आउटपुट है वो 77 आएगा। चाहो तो 771 को 10 से डिवाइड करके देखो और देखो क्वेश्चन आपका 77 आ रहा होगा, डिवाइड में हमेशा क्वेश्चन ही लेते हैं। ठीक है, 77 आ गया हमारा, 77 आ गया ना। अब हम यहां से वापस ऊपर जाएंगे इधर, 77 इज नॉट इक्वल टू 0, 77 0 के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर आ जाएंगे, r इज इक्वल्स टू num मॉडुलस 10, 77 को जब आप 10 से मॉडुलस करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आपका रिमाइंडर 7 आएगा, तो r में आपका 7 स्टोर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आए, इफ i इक्वल इक्वल r, i की वैल्यू क्या है 7 है, 7 इक्वल इक्वल 7, क्या कंडीशन ट्रू है, 7 7 के इक्वल है, कंडीशन इस बार हमारी क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, प्लस प्लस एफ, इस बार प्लस प्लस एफ रन कर जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी 0 से क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 0 से 1 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, num इज इक्वल्स टू num डिवाइडेड बाय 10, 77 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 7, ये आपका क्वेश्चन आ गया 7। अब हम वापस ऊपर जाएंगे, num इज नॉट इक्वल टू 0, 7 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, r इज इक्वल्स टू num मॉडुलस 10, r इज इक्वल्स टू num मॉडुलस 10। तो अब 7 को जब आप 10 से मॉडुलस करोगे तो मॉडुलस में क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है वो आउटपुट आता है, तो 7 जो है वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। कोई डिजिट जब डिवाइड नहीं होती यानी कोई रिमाइंडर नहीं आता तो जो डिजिट होती है हम उसी को एज अ रिमाइंडर मान लेते हैं। तो आपकी r की वैल्यू कितनी हो गई, r की वैल्यू आपकी अगेन 7 हो गई। अब r की वैल्यू 7 हुई, आप नेक्स्ट स्टेप पे आए, इफ i इक्वल इक्वल r, आपकी r की वैल्यू क्या है 7, i की वैल्यू क्या है 7, 7 इक्वल इक्वल 7, अरे वाह, हमारी एक और बार कंडीशन मैच कर गई, एक और बार कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, प्लस प्लस एफ, इस बार एफ की वैल्यू क्या है 1, तो 1 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। पहला ऐसा केस है जिसमें एफ की वैल्यू 1 से ज्यादा गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, num इज इक्वल्स टू num डिवाइडेड बाय 10, जब आप 7 को 10 से डिवाइड करोगे तो वो चीज डिवाइड नहीं होगी, जब कोई चीज डिवाइड नहीं होती तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन हो गया 0।
अब आप वापस ऊपर गए, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन हमारी फॉल्स है, कंडीशन ट्रू नहीं है। अब हम लूप के बाहर आएंगे, इफ f इज ग्रेटर देन 1, f की वैल्यू क्या आपकी 2 इज ग्रेटर देन 1, क्या 2 1 से बड़ा है, कंडीशन पहली बार, ये वाली कंडीशन पहली बार ट्रू हुई है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई प्लस प्लस सी काम कर गया, तो सी की वैल्यू 0 से क्या हो गई 1 हो गई। जैसे ही सी की वैल्यू 0 से 1 हुई, अब आप वापस ऊपर जाओगे, i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 7 से 8 हो गई। यानी हमारे प्रोग्राम ने क्या किया, जो 7 था ना, इसने काउंट कर लिया कि 7 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स आई थी, तो इसने काउंट कर लिया कि अच्छा एक डिजिट ऐसी है मेरे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा आ रही है। तो यही काउंटर का फायदा है, ये काउंट कर रहा है कि ऐसे कितनी डिजिट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा आ रही है। यही लॉजिक था मेरा सी को आपको समझाने का। ठीक है, अब आपकी आई की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। अब 8 के लिए फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी तो सी की वैल्यू 1 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आपकी आई की वैल्यू 9 हो जाएगी। फिर 9 के लिए क्या रहेगा, 9 के लिए आपकी जो आई की वैल्यू है वो कहीं मैच करेगी नहीं, क्योंकि 771 है, फ्रीक्वेंसी 9 के लिए क्या है 0 ही है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो आई की वैल्यू आपकी हो गई 9, फिर आपकी आई की वैल्यू होगी 10। तो 10 पे जब हम जाएंगे तो 10 इज लेसर देन इक्वल टू 9, 10 9 से छोटा है नहीं, क्या 10 9 की इक्वल है नहीं, कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई आप फॉर के लूप के बाहर आए, फॉर के लूप के बाहर आके आपने देखा एक कंडीशन लगी हुई है जो चेक कर रही है क्या हमारा नंबर यूनिक नंबर है या नहीं। तो इस बार सी की वैल्यू 1 थी, यानी इसने क्या बोला कि एक ऐसी डिजिट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है। तो भाई सीधी सी बात थी, उसने कहा था यूनिक नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें एक भी डिजिट की वैल्यू, एक भी डिजिट की फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा एक डिजिट मुझे ऐसी मिल गई है, तो 1 इक्वल इक्वल 0, ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, इफ की जब कंडीशन फॉल्स होती है तो जो उसकी नेक्स्ट स्टेप होता है वो तो रन करता नहीं है, ठीक है, तो इफ के नीचे जो स्टेप है वो रन नहीं करेगा। अगर एल्स पार्ट होता है तो वो रन कर जाता है, तो अब एल्स पार्ट इसके अंदर है तो वो रन कर जाएगा। तो इस बार क्या रन करेगा, नॉट अ यूनिक नंबर। तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा नॉट अ यूनिक नंबर। ये आपका आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा, ये आपका आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। और 771 हमें दिख रहा है कि यूनिक नंबर नहीं है, तो यही आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और यही आउटपुट आया। यानी ये पूरी वर्किंग क्या थी, हर एक डिजिट के लिए वर्किंग थी। पूरी वर्किंग में हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमारी 10 डिजिट्स हैं हर डिजिट के लिए हम वर्किंग कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर द डे। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी यूनिक नंबर की, कि कैसे हम समझ सकते हैं कि यूनिक नंबर को सॉल्व करें, यूनिक नंबर होता क्या है और इसकी वर्किंग क्या होती है। आइए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो प्रोग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे कोड को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने का देखिए लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, यानी ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो मैंने कोड लिखा है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, सिंटैक्टिकली ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट किस लिए क्रिएट किया जाता है, ताकि हम इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को कॉल करा सकें। अब हम इसे कॉल कराएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल्स देने वाला हूं, जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने जो 2 एग्जांपल्स लिए थे वही सेम एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लेने वाला हूं। सबसे पहले हम इनपुट करेंगे 786। हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 786 एक यूनिक नंबर है, तो चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आउटपुट आ गया इट इज अ यूनिक नंबर, ठीक है। अब हम एक और बार इसे रन कराएंगे। अब मैं इनपुट देता हूं 771, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 771 एक यूनिक नंबर है या नहीं, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है वो एक यूनिक नंबर नहीं है। तो अब हम एंटर करते हैं तो लिखा हुआ आ गया इट इज नॉट अ यूनिक नंबर, ठीक है। तो यानी इस समय पता चल गया कि ये प्रोग्राम हमें बिल्कुल करेक्ट आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।